8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 है आपके साइंस का, जिसके 2 पार्ट हमने पहले ही कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं पढ़ा है तो उन पार्ट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक, तो उसका जो पार्ट नंबर 3 है आपके, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में आप ये नोट्स हैं, इन नोट्स को आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके टॉपिक है समजातीय श्रेणी, यानी समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है, यानी जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ आपको केवल वही परिभाषा याद करनी है, यानी समजातीय। और जो लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ नोट्स के अंदर, वो लैंग्वेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या होती है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है उसी लैंग्वेज को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यानी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, यानी जो कार्बन यौगिक होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनका जो नाम पद्धति है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो जो प्रकार्यात्मक समूह है उसकी प्रकृति के आधार पर एक तो होता है आपके पूर्व लगन और एक होता है आपके अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। यानी जो प्रकार्यात्मक समूह होता है उसकी प्रकृति के आधार पर पूर्व लगन और अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर क्या होता है, डिपेंड करता है, उस पर आधारित होता है। अब है नामकरण के नियम, यानी जो कार्बन यौगिक हैं उनके नामकरण के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या नियम हैं। तो यहाँ पर 2 नियम आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। पहला नियम क्या है कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। और दूसरा नियम क्या है कि जो प्रकार्यात्मक समूह है उनकी उपस्थिति में इसको पूर्व लगन तथा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। ओके, तो ये 2 नियम आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है आपके प्रकार्यात्मक समूह को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, यानी जो प्रकार्यात्मक समूह हैं उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है आपके हेलोजन, यानी जो हेलोजन यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हेलोजन है, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन है तो यहाँ पूर्व लगन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगाते हैं। यह आपको ध्यान देना है। यदि कार्बन श्रृंखला है उसमें प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन है तो यहाँ जो पूर्व लगन लगाएंगे या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा या फिर आयोडो होगा। ओके, ये 3 आपके मिल सकते हैं आपको कार्बन श्रृंखला में। तो उदाहरण आप देख सकते हैं CH3Cl, तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा, इसका नामकरण होगा वो क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ओके, उसके बाद में है CH3, CH2, CH2, CH2 और उसके बाद में है Br, तो इसका जो नामकरण है वो क्या होगा, ब्रोमोब्यूटेन। तो ये आपको ध्यान देना है और यहीं से आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जो नामकरण है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके ले रहा हूँ, तो उन्हीं जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में सेकंड है आपके एल्कोहल। फर्स्ट था आपके हेलोजन, सेकंड है आपके एल्कोहल। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल यानी -OH उपस्थित है
तो यहाँ अनुलग्न क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, CH3CH2OH, तो इसका नामकरण क्या होगा आपके, एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3CH2CH2CH2CH2, उसके बाद में लास्ट में क्या है, OH। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा। यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 5, तो ये हो गए आपके पेंटेनॉल। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एल्डिहाइड। 3 नंबर पर क्या है आपके, एल्डिहाइड। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड यानी -CHO उपस्थित है तो यहाँ अनुलग्न क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपके हेलोजन हैं तो या तो आपको क्लोरो मिलेगा एग्जाम्पल में, या ब्रोमो मिलेगा, या फिर आयोडो मिलेगा। ओके, 3 मिलेंगे। अगर आपके एल्कोहल है तो -OH मिलेगा आपको नामकरण में। अगर एल्डिहाइड है आपके तो क्या मिलेगा आपको, CHO। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, और उनका जो अनुलग्न है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। तो उदाहरण क्या आपके, CH3CHO, तो इसका नामकरण क्या होगा, एथेनेल। और CH3CH2CH2CHO, तो इसका जो नामकरण है वो क्या होगा, ब्यूटेनेल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कीटोन। अब देखिए कीटोन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह कीटोन, और ये आपके कीटोन का जो फार्मूला है, यानी सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और C के ऊपर डबल बॉन्ड है और ऊपर क्या है, O उपस्थित हो, तो यहाँ अनुलग्न क्या लगाएंगे, ON लगाएंगे, यानी ON लगाते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है। तो इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से आप करेंगे, प्रोपेनॉन। दूसरा है आपके CH3CH2CO और CH3, तो इसका जो नामकरण है वो क्या होगा, ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार से आपको करना है। 5 नंबर पर आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, और जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है और O है, उपस्थित हो, तो यहाँ अनुलग्न ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। यानी जो नामकरण करेंगे तो उसमें जो लास्ट में हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल हमें जोड़ना है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH, और कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O। ओके, तो इसका नामकरण क्या होगा आपके, मेथेनोइक अम्ल होगा। दूसरा आप देख सकते हैं CH3CH2, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, और जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, O है, तो इसका जो नामकरण है वो क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद में 6 नंबर पर आपके द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन। अब देखो द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो यदि हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंध उपस्थित होता है, द्विआबंध का मतलब डबल बॉन्ड होता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को एल्किन कहते हैं, और इसमें अनुलग्न है वो इन लगता है। एल्किन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को सबसे पहले देखिए, यानी उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उन पार्ट को अच्छे से पढ़िए। यदि हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंधित उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं, और इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, एन लगेगा। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नामकरण क्या होगा आपके, एथिन होगा। और दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नामकरण क्या होगा आपके, पेंटिन होगा। तो इस प्रकार से आपको ये नामकरण करना है कार्बनिक यौगिकों का। उसके बाद में है आपके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी जो कार्बनिक कंपाउंड हैं उनके केमिकल जो क्लासिफिकेशन है, यानी जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं। तो इसमें पहला रासायनिक गुणधर्म आपको क्या ध्यान रखना है, दहन। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। यानी कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा, प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। यानी कार्बन और अन्य हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर
क्या क्या बनाते हैं, ऊष्मा बनाते हैं, प्रकाश और कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कार्बन का दहन करेंगे, कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी यानी CO2 बनेगी। और अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहला है कार्बन की हमने किसके साथ रिएक्शन करी है, ऑक्सीजन के साथ, यानी हमने कार्बन को जलाया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊष्मा और प्रकाश। दूसरा है आपके मेथेन, यानी मेथेन को हम जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, प्लस में जल प्राप्त होगा और प्लस में ऊष्मा और प्रकाश। तो ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों अभिक्रिया आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में सेकंड जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है आपके, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें हमने ऑक्सीकरण को विस्तार से पढ़ा था। तो इसकी परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद होगी, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का त्याग हो, ये एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी दहन करने पर यानी जलाने पर, किसी भी पदार्थ को, किसी भी यौगिक को जलाने पर, उसका दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने ली है, इस रिएक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पर हमने इस अभिक्रिया को क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो एक ऑक्सीकारक होता है, प्लस ऊष्मा देकर और अम्लीकृत जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा देकर हमने क्या प्राप्त किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया है यानी CH3COOH प्राप्त किया है। उसके बाद में है आपके इम्पोर्टेड है और बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑक्सीकारक, इसको आपको इम्पोर्टेंट करना है। सबसे पहले ऑक्सीकारक की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकारक की परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है यानी कैपेसिटी होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा की लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो मैंने बहुत ही शानदार ली है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। यानी कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि कोई 2 ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम बताओ। तो पहला ऑक्सीकारक क्या है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका जो फार्मूला है वो भी आपको अच्छे से याद करना है, KMnO4। और दूसरा ऑक्सीकारक क्या है आपके, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके, K2Cr2O7। तो ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके संकलन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में काफ़ी बार ये आ चुकी है। तो संकलन जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा, इसका जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा वो दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी जो संकलन अभिक्रिया है उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक हैं उनकी उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की जो गति है वो तीव्र हो जाती है यानी तेज हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। यानी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको प्रभावित नहीं करेगा, उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट
इफेक्ट नहीं होगा। ओके, और ये जो एग्जाम्पल है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक हमने निकल और प्लेडियम लिया है तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हमने करवाई है, और निकल और उत्प्रेरक जो है उसकी उपस्थिति में हमने ये अभिक्रिया करवाई है ताकि उत्प्रेरक के कारण जो अभिक्रिया की जो गति है वो काफ़ी तेज हो। ओके, तो इस कारण हमने यहाँ पर उत्प्रेरक लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद करना है। ओके, उसके बाद में है आपके निकल उत्प्रेरक का उपयोग। ये आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू उसमें आपके पूछा जा सकता है, यानी निकल उत्प्रेरक का उपयोग लिखिए। तो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है। तो कौन सा उत्प्रेरक है आपके निकल, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनब्रिकित होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अत्यंत अनब्रिकित होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में क्या होता है, संकलन होता है और क्लोरीन है वो एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH4 + Cl2, और किसकी उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, और CH3Cl बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये भी आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है इसका पार्ट नंबर 4 आपको कैसा लगा, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नोट्स आपको कैसे लगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी इसका जो पार्ट नंबर 4 है, जो लास्ट, इसके 4 पार्ट हैं, यानी 3 पार्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो चौथा पार्ट है वो आपके जल्द ही आएगा। ओके।